रानी सुनीता दरवाजे के पास ही खड़ी थी। तभी वो बाहर आती है। इसका मतलब राज्य में जिन लोगों की मौत हो रही है वो राजकुमारी और जादुई आईने की वजह से हो रही है। नहीं नहीं, मुझे राजकुमारी को रोकना होगा। तभी अगले दिन रानी राजकुमारी के कमरे में आती है। राजकुमारी इस समय कमरे में नहीं थी। तभी रानी उस जादुई आईने को अपने हाथ में लेती है। बरसों बाद हमारी राजकुमारी को होश आया था और ये क्या कर दिया मेरी बच्ची ने। मैं अपनी बेटी की वजह से नगर के गरीब निवासियों को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। मैं इस जादुई आईने को ही नष्ट कर दूंगी। ऐसा मत करना रानी साहिबा। अगर आपने मुझे तोड़ा तो मैं तो अपने साथ साथ राजकुमारी को भी लेकर मरूंगा। जादुई आईने, जितना हमें अपनी संतान से प्रेम है उतना ही प्रेम हमें अपने राज्य के निवासियों से भी है। मैं उन बेकसूर राज्य के निवासियों को और मरने नहीं दूंगी, फिर चाहे मुझे अपनी राजकुमारी की बलि ही क्यों न चढ़ानी पड़े। तभी कमरे में राजकुमारी आ जाती है और रानी उस जादुई आईने को तोड़ देती है, जिसके बाद उस आईने के टुकड़े राजकुमारी के शरीर में घुस जाते हैं और राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर राजा रानी खूब रोने लगते हैं, पर उन्हें खुशी भी होती है कि उन्होंने भले ही अपनी बेटी को खो दिया हो, पर उन्होंने अपने राज्य के निवासियों को बचा लिया। दोस्तों, यही निशानी होती है सच्चे राजा रानी की, जो खून के रिश्तों से बढ़कर अपने राज्य के निवासियों के बारे में सोचते हैं। बूढ़ी राजकुमारी और जवान राजकुमार। कुलबंद का राजा बलवंत अपने राजमहल में अपनी रानी सविता और राजकुमारी सुमित्रा के साथ बैठा बातें कर रहा था। राजा साहब, हमारी नन्ही सी राजकुमारी सुमित्रा कब बड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। इसी को तो समय का खेल कहते हैं रानी साहिबा। हम सोच रहे हैं अब हमें अपनी राजकुमारी बिटिया का विवाह किसी राजकुमार के साथ तय कर देना चाहिए। पिताश्री, हम उसी से विवाह करना चाहते हैं जो हमारे दिल को भाए। तभी राजा के पास उसके महल का एक नौकर आता है। महाराज, आपके लिए यह खत आया है। नौकर राजा को खत देकर वहाँ से चला जाता है। तभी राजा उस खत को खोलकर पढ़ता है। राजा साहब, मैं आपका बचपन का मित्र हरिया बोल रहा हूँ। मैंने अपने घर पर 100 गरीब लोगों को दावत पर बुलाया है और मैं चाहता हूँ आप मेरे घर पधारिए और ये शुभ कार्य आप अपने हाथों से कीजिए। अरे वाह, हरिया भाई साहब तो बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं। हमारा मित्र बड़ा ही दयालु है रानी साहिबा। हम सब अवश्य जाएंगे हरिया के घर। 2 दिन बाद राजा बलवंत अपनी रानी और बेटी राजकुमारी के साथ अपनी बग्घी में बैठकर पास के नगर में अपने बचपन के मित्र हरिया के घर आता है। हरिया के घर में उसकी पत्नी साधना और गोरा सुंदर जवान बेटा दिनेश था। आइए राजा साहब, मुझ गरीब के बुलाने पर यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब। कैसी बातें कर रहे हो मित्र, तुम हमारे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे आमंत्रण पर हम कैसे ना आते भला। तभी सब घर में बैठते हैं तो सुमित्रा की नजर दिनेश पर पड़ती है। दिनेश जी तो कितने सुंदर हैं। अगर ये मेरे राजकुमार बन गए तो मेरा तो भाग्य ही चमक उठेगा। सब आपस में बातें करने लगते हैं। शाम के समय। हरिया, तुमने हमें इतना प्रेम, इतनी इज्जत दी, इसके लिए हम तुम्हारे सदा आभारी रहेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। पिताश्री, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। तभी राजा, रानी और राजकुमारी तीनों हरिया के घर से बाहर आते हैं। बोलिए बिटिया। पिताश्री, हमें दिनेश जी बहुत पसंद हैं और हम चाहते हैं कि हमारा विवाह उन्हीं से हो। क्या, सच में? जी पिताश्री। राजा बहुत ही खुश होने लगता है। तभी सब हरिया के पास आते हैं और राजा हरिया को सारी बात बताता है। क्या राजा साहब,
हरिया खुशी से राजा के कदमों में गिर जाता है। तभी सब दिनेश और राजकुमारी का विवाह तय कर देते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा विवाह राजकुमारी के साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी राजकुमारी सुमित्रा दिनेश को लेकर घर से बाहर आती है। दिनेश जी, आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको हमने पसंद किया है। राजकुमारी जी, मैं कैसे आपको बताऊं? क्या हुआ दिनेश जी? क्या करूं? ये इतने बड़े राज्य की राजकुमारी हैं। अगर मैंने इन्हें मना कर दिया तो इनका दिल टूट जाएगा, और मैं इतनी सुंदर राजकुमारी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। पर क्या करूं? राजकुमारी जी को बताना भी जरूरी है। दिनेश जी, क्या सोच रहे हो आप? राजकुमारी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, पर आपसे विवाह करने के बाद मैं आपको कभी पति वाला प्रेम नहीं दे पाऊंगा। आखिर क्यों दिनेश जी? क्योंकि मैं एक साक्षी नाम की लड़की से प्रेम करता हूँ और उसी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर राजकुमारी दंग रह जाती है। आप बहुत अच्छी हो राजकुमारी जी, और काफी सुंदर भी हो। वो कोई बदनसीब ही होगा जो आपसे विवाह ना करने की बात करेगा, पर आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं साक्षी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। दिनेश की बातें सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात का समय, राजकुमारी अपने महल में अपने कमरे में अकेली आईने के सामने खड़ी थी। इस पूरे राज्य में हमसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। लोग हमारे हुस्न की झलक पाने के लिए तरसते हैं, और वो दिनेश एक मामूली सी लड़की के लिए हम जैसी सुंदर राजकुमारी को ठुकरा रहा है। दिनेश जी, हम आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। आपका विवाह होगा तो केवल हमसे ही होगा। आपको हासिल करना अब यही हमारे जीवन का मकसद है दिनेश जी। अगले दिन राजकुमारी सुमित्रा अपने नौकरों के साथ बग्घी में सवार होकर पास के नगर में आती है। भोला, इस नगर में साक्षी कहाँ रहती है? इस बात का तुरंत पता लगाकर साक्षी को नगर के बाहर दरिया के पास ले आओ। जी राजकुमारी साहिबा। भोला और दो नौकर उस नगर में साक्षी नाम की लड़की को तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें साक्षी का घर मिल जाता है। साक्षी घर के आंगन में अकेली बैठी थी। क्या तुम ही साक्षी हो? तभी वो नौकर साक्षी को पकड़कर उसी नगर से बाहर दरिया के पास लेकर आते हैं, जहाँ राजकुमारी सुमित्रा खड़ी थी। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? भोला, तुम सब महल जाओ। सारे नौकर वहाँ से चले जाते हैं। कौन हो तुम? कमाल है, इस राज्य का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान हर कोई हमें जानता है, और तुम हमें नहीं पहचानती। हम राजकुमारी सुमित्रा हैं, राजा बलवंत की इकलौती राजकुमारी। क्या राजकुमारी साहिबा, आखिर तुम में ऐसी क्या बात है कि दिनेश जी मुझे छोड़कर तुमसे विवाह करने की बात कर रहे हैं? मैं और दिनेश जी एक दूसरे से जी जान से प्रेम करते हैं। दिनेश जी केवल मेरे हैं, वो इस राज्य के राजकुमार हैं। तुम जैसी दो कौड़ी की गरीब लड़की की औकात नहीं है दिनेश जी से शादी करने की। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम हमारे और दिनेश के रास्ते से हट जाओ। अगर तुम हमारी ये बात मानोगी तो हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि तुम्हारा जीवन ही संवर जाएगा। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी साहिबा, पर ऐसा कभी नहीं होगा। दिनेश जी केवल मेरे हैं। तभी राजकुमारी सुमित्रा साक्षी की गर्दन पकड़ लेती है और उसे रस्सी से अपनी बग्घी से बांधकर खींचने लगती है। साक्षी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। उसके शरीर से खून निकलने लगता है। थोड़े समय बाद साक्षी जमीन पर तड़पते हुए अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रही थी। इस जन्म में दिनेश जी को हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर राजकुमारी सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। साक्षी जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसका शरीर खून से लाल हो चुका था। साक्षी बेतहाशा तड़प रही थी। मेरे दिनेश को मुझसे छीन रही हो ना तुम राजकुमारी। मेरी बद्दुआ है तुझे कि तेरी सारी सुंदरता चली जाए और
जो भी तुझे देखे वो तुझसे मुंह फेर ले। तभी साक्षी की आंखें और सांसें दोनों बंद हो जाती हैं और साक्षी की दर्दनाक मौत हो जाती है। जब साक्षी की मौत की खबर दिनेश को मिलती है तो दिनेश का रो रो कर हाल बेहाल हो जाता है। तभी पिता के कहने पर दिनेश कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी सुमित्रा से विवाह कर लेता है। अब विवाह के बाद दिनेश राजकुमारी सुमित्रा के महल में ही राजकुमारी के साथ रहने आ जाता है। विवाह की पहली रात राजकुमारी अपने आलीशान कमरे में बैठी थी। तभी अचानक राजकुमारी सुमित्रा बूढ़ी हो जाती है और उसका शरीर और चेहरा बूढ़ा हो जाता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चमड़ी पर झुर्रियां आ जाती हैं। अरे ये क्या हो गया हमें? हमारा शरीर ऐसा क्यों हो गया? तभी राजकुमारी आईने के सामने आकर खुद को देखती है तो अपने इस बुढ़ापे वाले अवतार को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या हो गया हमें? हम बूढ़े कैसे हो गए? तभी वहाँ दिनेश आता है। राजकुमारी जी, ये क्या हो गया आपको? आप बूढ़े कैसे हो गए? दिनेश जी, देखिए ना क्या हो गया हमें? हम अचानक से बूढ़े कैसे हो गए? राजकुमारी का चेहरा काफी बदसूरत हो चुका था। तभी वहाँ राजा और रानी आते हैं। वो भी राजकुमारी का ये रूप देखकर दंग रह जाते हैं। ये क्या हो गया हमारी राजकुमारी को? माँ, माँ! राजकुमारी अपनी माँ के गले से लिपटकर खूब रोने लगती है। अगर राज्य में किसी को राजकुमारी के इस रूप की खबर भी लग गई ना, तो सब हमारा बहुत मजाक उड़ाएंगे और हम ये कतई नहीं चाहते कि इस राज्य में हमारा अपमान हो। मैं किसी वैद्य या चिकित्सक को लेकर आता हूँ। नहीं दामाद जी, राजकुमारी की इस बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है, हमें राजकुमारी को मृत्यु दंड देना होगा। ये सुनकर राजकुमारी सुमित्रा और रानी सविता रोने लगते हैं। ये आप क्या बोल रहे हो राजा साहब? नहीं राजा साहब, ये गलत है। हम कोशिश तो करके देखते हैं ना, शायद राजकुमारी जी ठीक हो जाएं। हम इनकी इस बीमारी की खबर बाहर नहीं जाने देंगे। तभी सब राजकुमारी को एक कमरे में कैद कर देते हैं। उसके बाद दिनेश और राजा राजकुमारी का काफी इलाज करवाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। काफी इलाज, काफी टोटके आजमाकर भी राजकुमारी सुमित्रा का ये बुढ़ापा नहीं जाता। एक शाम राजा एक ज्ञानी पुरुष को लेकर अपने राजमहल में आता है और उन्हें राजकुमारी की बीमारी की सारी बात बताता है। तभी ज्ञानी पुरुष अपने तंत्र मंत्र से राजकुमारी के ऊपर आए इस बुढ़ापे के राज का पता लगा लेते हैं। राजकुमारी का ये बुढ़ापा राजकुमारी की ही गलती के कारण आया है। राजकुमारी ने दिनेश की प्रेमिका साक्षी को जान से मारकर बहुत बड़ा पाप अपने सर पर मोल लिया है। साक्षी की ही बद्दुआ से राजकुमारी सुमित्रा को यह बुढ़ापा आया है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। क्या राजकुमारी ने किसी की हत्या कर दी? तभी राजकुमारी सुमित्रा सबको सारी बात बताती है। मुझे पाने के लिए आपने एक गरीब लड़की को मौत के मुंह में पहुंचा दिया राजकुमारी जी। सब राजकुमारी को बुरा भला कहने लगते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि साक्षी के साथ गलत करने पर हमारे साथ इतना बुरा हो जाएगा। हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ज्ञानी बाबा, मेरी राजकुमारी को इस समस्या से बाहर निकालने का कोई तो उपाय होगा ना। राजकुमारी को उस स्थान पर जाकर साक्षी की आत्मा से क्षमा मांगनी होगी जहां राजकुमारी ने साक्षी की हत्या की थी। शायद साक्षी की आत्मा राजकुमारी को माफ कर दे और शायद राजकुमारी फिर से अपने असली रूप में प्रवेश कर जाए। तभी राजकुमारी सुमित्रा गिरते पड़ते महल से बाहर दौड़ती हुई आती है। कोई भी राजकुमारी सुमित्रा को इस बुढ़ापे वाले अवतार में पहचान नहीं पा रहा था। तभी राजकुमारी सुमित्रा और सब उस दरिया के पास आते हैं जहां राजकुमारी ने साक्षी को जान से मारा था। साक्षी, साक्षी, हमें माफ कर दो साक्षी, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया,
साक्षी, हमें माफ कर दो। राजकुमारी जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ साक्षी की आत्मा आती है। ये देखकर वहाँ खड़े राजा, रानी, दिनेश और सब दंग रह जाते हैं। क्या हुआ राजकुमारी जी? उस दिन तो आप मुझे बहुत अकड़ दिखा रहे थे और आज घुटनों के बल बैठकर मुझसे क्षमा मांग रहे हो। कहाँ गई आपकी वो अकड़? साक्षी, हमें क्षमा कर दो। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है साक्षी। हमें क्षमा कर दो साक्षी, क्षमा कर दो। तभी राजकुमारी के लाख मिन्नतें करने के बाद, 1000 बार गिड़गिड़ाने के बाद भी साक्षी की आत्मा राजकुमारी को माफ नहीं करती। साक्षी, अब तुम तो मेरे जीवन में नहीं हो, ना मैं तुम्हें कभी पा सकूंगा, पर मेरे जीवन में अब राजकुमारी जी हैं। इनके लिए ना सही, पर मेरे लिए राजकुमारी जी को क्षमा कर दो। ये सुनकर साक्षी की आत्मा दुखी हो जाती है। दिनेश जी, आप इस जन्म में भी मेरे हैं और अगले 7 जन्मों तक आप मेरे ही हो। भले ही मेरा शरीर आपके साथ नहीं होगा, पर ये आत्मा हमेशा आपके साथ रहकर आपको जी भरकर प्यार करेगी दिनेश जी। तभी साक्षी की आत्मा राजकुमारी सुमित्रा के शरीर में घुस जाती है, जिसके बाद राजकुमारी सुमित्रा पहले की तरह सुंदर और जवान हो जाती है। ये देखकर सब बहुत खुश होने लगते हैं। उसके बाद राजकुमारी के शरीर में साक्षी की आत्मा हमेशा के लिए प्रवेश पा लेती है। अब दिनेश को राजकुमारी सुमित्रा का भी प्यार मिलने लगा और साक्षी का भी, जिसके बाद एक जिस्म 2 आत्मा अपने राजकुमार दिनेश के साथ खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगे।